नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से एनिमल स्पेशल लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, मुझे एक्चुअली थोड़ी सी ठंडी लग गई है, इसलिए मेरा गला बैठ गया है। तो चलते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में जानने के लिए। पहला, दोस्तों क्या आप पेलिकन ईल के बारे में जानते हैं? पेलिकन ईल एक गहरे समुद्र में रहने वाली ईल है। यह जीनस इरीफेरिनिक्स का एकमात्र ज्ञात सदस्य है और परिवार यूरीफेरिनिडे है। यह साइकोफेरिंगफॉर्म्स से संबंधित है, जिसके सदस्य ऐतिहासिक रूप से अपने क्रम में रखे गए थे, लेकिन अब एंगुइलिसफॉर्मिस के क्रम में सच्चे ईल माने जाते हैं। पेलिकन ईल को कई समानार्थक शब्दों द्वारा वर्णित किया गया है, फिर भी कोई भी यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है कि पेलिकन ईल की एक से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। इसे गुलपर ईल भी कहा जाता है। पेलिकन गल्पर और अम्ब्रेला माउथ गल्पर विशिष्ट विशेषण पेलिकनॉइड्स पेलिकन को संदर्भित करता है, क्योंकि मछली का बड़ा मुंह पेलिकन की याद दिलाता है। पेलिकन ईल नमूनों की आकृति विज्ञान का वर्णन करना कठिन हो सकता है, क्योंकि वे इतने नाजुक होते हैं कि गहरे समुद्र के अत्यधिक दबाव से उबरने पर वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हालांकि अध्ययन किए गए कुछ नमूनों से भौतिक विशेषताओं के बारे में कुछ टिप्पणियों का उल्लेख किया गया है। पेलिकन ईल की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका बड़ा मुंह है, जो इसके शरीर से काफ़ी बड़ा है। मुंह शिथिल रूप से टिका हुआ है और इससे इतना चौड़ा खोला जा सकता है कि ईल से बहुत बड़ी मछली निगल सके। निचला जबड़ा सिर के आधार पर टिका होता है, जिसके पीछे कोई बॉडी मांस नहीं होता है, जिससे सिर असामान्य रूप से बड़ा दिखता है। इसका जबड़ा इतना बड़ा होता है कि यह ईल की कुल लंबाई का लगभग 1/4 हिस्सा ही माना जाता है, जबकि आमतौर पर एक मुड़ी हुई अवस्था में पेलिकन ईल के मुंह में शिकार करते समय एक फूले हुए आकार में बदलने की क्षमता होती है, जिससे मुंह को इसकी विशेष रूप से विशाल उपस्थिति मिलती है। यह परिवर्तन ड्यूल मोड बायोलॉजिकल मॉर्फिंग मैकेनिज्म के कारण संभव है, जो होता है मुंह का ज्यामितीय खुलासा और उसके बाद स्ट्रेचिंग। जब पेलिकन ईल शिकार की तलाश में होती है और अपना मुंह खोलती है, तो सिर और जबड़े की संरचना सामने आती है और क्षैतिज रूप से फैल जाती है। इस गैर फैलने वाली घटना के बाद मुंह की सूजन होती है। मुद्रास्फीति को सिर के अत्यधिक खिंचाव वाली त्वचा को देखते हुए संभव बनाया गया है, एक अतिरिक्त विशेषता जो ईल को इस तंत्र में भाग लेने में सक्षम बनाती है और बड़ी मात्रा में शिकार का उपभोग करने के लिए लंच फीडिंग में संलग्न होती है। जब यह शिकार पर भोजन करता है, तो जो पानी निगला जाता है उसे गलफड़ के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। पेलिकन ईल छोटे आकार की ईल होती है। वे लंबाई में लगभग 0.7 मीटर यानी कि 2.5 फीट तक बढ़ते हैं। हालांकि 1 मीटर की लंबाई प्रशंसनीय है। अधिकांश ईल की तरह ई पेलिकनॉइड्स में पेल्विक पंख और तराजू की कमी होती है, अन्यथा पेलिकन ईल ठेठ ईल से दिखने में बहुत अलग है। तैरने वाले मूत्राशय होने के बजाय पेलिकन ईल में एक एग्लोमेरुलर किडनी होती है, जिसे कशेरुकाओं के आसपास पाए जाने वाले लिम्फेटिक रिक्त स्थान को भरने वाले जिलेटिनस पदार्थ को बनाए रखने में एक भूमिका माना जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि लिम्फेटिक स्पेस से भरे ये जिलेटिनस पदार्थ तैरने वाले मूत्राशय के समान कार्य कर सकते हैं। कई अन्य गहरे समुद्री जीवों के विपरीत पेलिकन ईल की आंखें बहुत छोटी होती हैं। संदर्भ के लिए पुरुष पेलिकन ईल नमूनों के क्षैतिज आंख के आकार व्यास का 2.6 मिलीमीटर मापा गया था। ऐसा माना जाता है कि आंखें छवियों के रूप के बजाय प्रकाश के हल्के निशान का पता लगाने के लिए विकसित हुई है। दूसरा, दोस्तों क्या आप मेगालोपीज ओपर्क्युलरिस के बारे में जानते हैं? मेगालोपीज ओपर्क्युलरिस मेगालोपीगिडे परिवार का एक कीट है। इसके वयस्क रूप के लिए दक्षिणी फलालैन कीट और पुस कैटरपिलर ASP इतालवी ASP
फायर कैटरपिलर, ऊनी स्लग, ओपोसम बग, पुस मोथ, पेड़ AASP कैटरपिलर सहित कई अन्य नाम हैं। यह लार्वा उदारता से लंबे शानदार बालों की तरह सेट में लेपित होते हैं, जिससे एक छोटी फारसी बिल्ली जैसा दिखता है। यह विशेषता है कि संभवतः इसे पुश नाम दिया गया है। यह रंग में परिवर्तनशील है, डाउनी ग्रेस वाइट से लेकर गोल्डन ब्राउन से लेकर डार्क चारकोल ग्रे तक। इसमें अक्सर लंबे समय तक चलने वाली चमकीले नारंगी रंग की एक लकीर होती है। प्रारंभिक चरण के लार्वा पर फर कभी कभी बेहद घुंघरालू होते हैं, जो उन्हें एक काटनी फूला हुआ रूप देते हैं। शरीर अपने रिश्तेदार एम क्रिस्पटा के विपरीत एक पूंछ की ओर झुकता है, जो शरीर से परे अच्छी तरह से फैली हुई है। मध्य इंस्टार में एक विशिष्ट पूंछ के बिना एक अधिक अव्यवस्थित बेड हेयर डे उपस्थित है। लार्वा के फर में विषैला होता है, रीढ़ की हड्डी जो संपर्क में आने पर मानव त्वचा में अत्यंत दर्दनाक प्रतिक्रिया का कारण बनती है। वयस्क कीट लंबे बालों से ढके होते हैं, जिनमें सुस्त नारंगी से लेकर नींबू पीले रंग तक बालों वाले पैर और फजी काले पैर होते हैं। प्राकृतिक वास एम ऑपर्क्यूलिस ओक, एल्म और जंगली प्लम दूसरों के साथ साथ गुलाब और आइवी जैसे कई उद्यान पौधों पर पाया जा सकता है। यह पूर्वी संयुक्त राज्य भर में चरम दक्षिणी पूर्वी वर्जीनिया और फ्लोरिडा, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों के बीच वितरित किया गया है। कैटरपिलर को इसकी जहरीली रीढ़ की वजह से खतरनाक कीट माना जाता है। कैटरपिलर के फर जैसे रीढ़ के संपर्क में आने से तत्काल त्वचा में जलन होती है, जो गंभीर विकिरण दर्द के साथ ग्रीड की तरह रक्तस्रावी पैपुलर विस्फोट की विशेषता है, या यहाँ तक कि सफ़ेद गर्म के समान दर्द के रूप में वर्जित करते हैं। प्रतिक्रियाएं कभी कभी प्रभावित क्षेत्र में स्थानीयकृत होती है, लेकिन अक्सर बहुत गंभीर होती है, जो एक अंग को विकीर्ण करती है और जलन, सूजन, मतली, सिर दर्द, पेट में दर्द, चकत्ते, छाले और कभी कभी सीने में दर्द, सुन्नता या सांस लेने में कठिनाई का कारण बनती है। स्टिंग की जगह पर वेल या पत्ती से पसीना आना असामान्य नहीं है। दूसरा, दोस्तों, थाईलैंड के दलदल में एक रहस्यमय प्यारा सा हरा सांप देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, एक प्राणी जिसे सबसे अच्छे हरे सांप के रूप में वर्णित किया जा सकता है, थाईलैंड में एक दलदल में पाया गया था, जो स्थानीय लोगों को चकित करता था, जिन्होंने पहले कभी ऐसा जानवर नहीं देखा था। समाचार वेबसाइट थाइगर की रिपोर्ट के अनुसार प्यारे सांप को पूर्वोत्तर थाईलैंड के सखोन नाखोन प्रांत में तू नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने पाया था। 49 वर्षीय व्यक्ति ने पिछले महीने के अंत में घर जाते समय जीव को देखा और अपने समान रूप से भ्रमित परिवार के सदस्यों को दिखाने के लिए इसके पास वापस एक जार में ले गया। परिवार ने 2 फीट लंबे सांप को पानी से भरे कंटेनर में रखा और उसे छोटी मछली खिलाई, जबकि वे इसकी पहचान करने के लिए अधिकारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। याहू न्यूज़ ने तू की भातीजी वर्डबोर्ड परन्यास के हवाले से कहा, मैंने पहले कभी ऐसा सांप नहीं देखा। उसने और उनके परिवार ने सोचा कि लोगों को यह पता लगाने और इसके बारे में शोध करने के लिए यह उपयोगी होगा। पन्यासरन ने सांप की कुछ तस्वीरें और वीडियो को ली और उसे ऑनलाइन भी पोस्ट कर दिया गया। सैम चैटफील्ड, जो वन्यजीवी ARC में सांप प्रजाति समन्वयक है, एक संगठन जो घायल जानवरों को बचाता है और उनकी देखभाल करता है, ने सहमति व्यक्त की कि जीव अपने तराजू पर उगने वाले शैवाल के साथ एक कष्ट का सामना करने वाले पानी सांप हो सकता है। तराजू त्वचा के ऊपर होती है और ज़्यादातर केराटिन से बनी होती है। यह त्वचा के ऊपर एक परत होने जैसा है और जब वे बहाते हैं तो वे उन तराजू के बाहर बहा रहे होते हैं। चौथा, दोस्तों, क्या आप वॉलिस के उड़ते हुए मेंढक के बारे में जानते हैं? वॉलिस का उड़ने वाला मेंढक, जिसे ग्लाइडिंग मेंढक या अबा नदी उड़ने वाला मेंढक के रूप में भी जाना जाता है, एक काई मेंढक है जो कम से कम मलय प्रायद्वीप से पश्चिमी इंडोनेशिया में पाया जाता है और बोर्नियो और सुमात्रा में मौजूद है। इसका नाम जीव वैज्ञानिक अल्फ्रेड
और वॉलिस के नाम पर रखा गया है, जिन्हें पहला ज्ञात नमूना एकत्र किया है। यह मेंढक अपने बड़े आकार, शानदार रंग और दिलचस्प व्यवहार के कारण काफ़ी फोटोजेनिक है। लगभग 80 से 100 मिलीमीटर की लंबाई के साथ यह राकोफोरस की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इसके झुमके बड़े हैं, साथ ही इसकी आंखें जिसमें 36 पुतलियाँ हैं। इसके अंग बहुत लंबे होते हैं और इसकी उंगलियां और पैर की उंगलियों को युक्तियों के ठीक ऊपर वेब किया जाता है। अंगों के बीच फैली त्वचा की एक फ्रिंज के साथ यह उड़ने वाला मेंढक पेड़ों में ऊंचे से जंगल के तल तक पैराशूट कर सकता है, जहां यह सामान्य रूप से पाया जाता है। इसकी पीठ चमकदार हरे रंग की होती है और नीचे का भाग सफ़ेद से हल्का पीला होता है। अंदर के पैर की उंगलियों के ऊपरी हिस्से, साथ ही साथ पैर के अंगूठे और उंगली की बद्दी के बाहरी हिस्से शानदार पीले रंग के होते हैं। जाले के आधार और प्रति साइड एक फ्लैट फ्लैंक स्पॉट जेट ब्लैक है, जो कुल मिलाकर यह मेंढक हरे उड़ने वाले मेंढक और की तरह दिखता है, जो पूर्ण विकसित होने पर भी वॉलिस के उड़ने वाले मेंढक के आकार तक नहीं पहुंच सकते हैं और अधिक नारंगी वेब फ्रिंज होते हैं। वे लगभग विशेष रूप से पेड़ों में रहते हैं और छलांग लगाते हैं और पेड़ से पेड़ या झाड़ियों तक मक्खी होते हैं। जब धमकी दी जाती है या शिकार की तलाश में, वे एक शाखा से छलांग लगाएंगे और अपने 4 वेब वाले पैरों को तोड़ देंगे। उनके पैर की उंगलियां और ढीले त्वचा के बीच की जलियां गिरते ही हवा को पकड़ लेती है, जिससे उन्हें कभी कभी 50 फीट या उससे अधिक पड़ोसी पेड़ की शाखा या यहाँ तक कि ज़मीन तक जाने में मदद मिलती है। उनके पास बड़े आकार के पैर के अंगूठे की पैड भी होते हैं। मादा पानी के ऊपर एक शाखा पर या पत्ते पर पैदा होने वाले तरल पदार्थ के चाबुक करके एक बुलबुला घोंसला बनाती है। वह अपने अंडे घोंसले में देती है और उन्हें नर निषेचित करता है। जब वे हैच करते हैं तब टैडपोल घोंसले में विकसित होते हैं, जब तक कि वे टूट नहीं जाते और वे नीचे पानी में गिर नहीं जाते। मेंढक पूरे थाईलैंड और प्रायद्वीपीय मलेशिया के साथ साथ इंडोनेशिया और बर्नियो में सुमात्रा में पाया जाता है। म्यांमार और इसकी उपस्थिति अनिश्चित है। यह प्राथमिक सदाबहार वन 600 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर पुरानी स्थानांतरण खेती और वन पुल के पास वनस्पति में पाया जाता है, जहां प्रजनन होता है। 5वां, दोस्तों, क्या आप डंकलियोस्टियस के बारे में जानते हैं? डंकलियोस्टियस बड़े बख्तरबंद जबड़े वाली मछलियों की विलुप्त प्रजाति है, जो लगभग 382 से 358 बिलियन वर्ष पूर्व देवोनियन काल के दौरान मौजूद थी। इसमें 10 प्रजातियां शामिल थी, जिनमें से कुछ अब तक जीवित रहने वाले सबसे बड़े प्लेकोडर्म में से है। यह वजन में डंकलियोस्टियस अपने जबड़े को आधुनिक चूषण फीडरों की तरह जल्दी से खोल और बंद कर सकता है और टिप पर 6000 N यानी कि 612 किलो का काटने वाला बल दे सकता है। ब्लेड का किनारा उत्तरी अमेरिका, पोलैंड, बेल्जियम और मोरक्को में विभिन्न प्रजातियों के कई जीवाश्म पाए गए हैं। डंकलियोस्टियस का नाम 1956 में डेविड डंकल को सम्मानित करने के लिए रखा गया था, जो क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में वर्टेब्रेट पैलियोंटोलॉजी के पूर्व क्यूरेटर थे। जीनस नाम डंकलियोस्टियस डेविड डंकल के उपनाम को ग्रीक शब्द के साथ जोड़ता है। मूल रूप से जीनस डेनिचथीस का सदस्य माना जाता है। डंकलियोस्टियस को बाद में 1956 में स्वयं के जीनस से संबंधित के रूप में मान्यता दी गई। न्यूयॉर्क के फ्रेंसिनियन राइन स्ट्रीट सेल का एक सबसे बड़ा प्रजाति डी टेरेली की लंबाई 8.8 मीटर यानी कि 29 फीट और वजन 4 टन यानी कि 4.4 छोटे टन तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया, जिसे यह अस्तित्व में आने वाले सबसे बड़े प्लेकोडर्म में से एक है। अन्य प्लेकोडर्म की तरह डंकलियोस्टियस के पास 2 भाग वाली बौनी बख्तरबंद बाहरी थी, जिसने इसे अपेक्षाकृत धीमी लेकिन शक्तिशाली तैराक बना दिया होगा। दांतों के बजाय डंकलियोस्टियस के पास 2 जोड़ी तेज बोनी प्लेटें थी, जो चोंच जैसी संरचना बनाती थी। अधिकांश अन्य प्लेकोडर्म के साथ डंकलियोस्टियस भी पहले में से एक हो सकता है।
अंडे के निषेचन को आंतरिक बनाने के लिए कशेरुक जैसा कि कुछ आधुनिक शार्क में देखा गया है। कुछ अन्य प्लेकोडर्म इस बात के प्रमाण के साथ पाए गए हैं कि वे जीवंत हो सकते हैं, जिसमें एक गर्भनाल भी शामिल है। मुख्य रूप से नमूनों के बख्तरबंद ललाट वर्गों को जीवाश्म किया गया और इसके परिणाम स्वरूप मछली के अन्य भागों को उपस्थिति ज़्यादातर अज्ञात है। वास्तव में केवल 5% डंक्लियोस्टियस नमूनों में उनके कंकाल के 1/4 से अधिक संरक्षित है। दुनिया में डंक्लियोस्टियस जीवाश्मों का सबसे बड़ा संग्रह क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा गया, जिसमें छोटे संग्रह अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखे गए हैं। येल पीबाडी संग्रहालय, लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और सिनसिनाटी संग्रहालय केंद्र डंक्लियोस्टियस के नमूने दुनिया भर के कई संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं, जिनमें से अधिकांश CMNH 5768 के हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े संरक्षित हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, मेरे गले के लिए थोड़ी सी दुआ ज़रूर करना। थैंक यू।